नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और आज बात नेपाल में राजशाही वापस लाने और उसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन की। दरअसल भारत का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों कई तरह के सियासी हलचलों से गुजर रहा है और पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई रैलियां हुई हैं जिनमें राजशाही व्यवस्था की मांग की जा रही है। राजशाही का समर्थन करने वाले संगठनों ने इस बीच सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे दिया है। नेपाल में एक बड़ा राजशाही वापस चाहता है, जो बड़ा वर्ग नेपाल में राजशाही वापस चाहता है, तो अनुमान के मुताबिक करीब 50% से ज्यादा नेपाली अपने देश को फिर हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं। उधर प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना को भी मैदान में उतारना पड़ा है। वर्तमान सरकार जनता के गुस्से को देखते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो फिर सवाल है कि क्या नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा? आखिर क्यों नेपाल में लोकतंत्र की जगह दोबारा राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग आम जनता कर रही है? ये दो बड़े सवाल हैं, इन पर हम जवाब भी आपको देंगे। तो नेपाल में हाल ही में राजशाही की बहाली की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इस आंदोलन के पीछे कौन है? ये आम जनता की आवाज है या फिर सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाने की कोशिश? बताएंगे आपको। हालांकि इस वक्त जो नेपाल की सड़कों पर तस्वीरें बन रही हैं या जनता आंदोलित है, उसके पीछे कई कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। और वो बड़े कारण क्या हैं, ये आपको बता देते हैं। दरअसल पहला तो ये कि नेपाल की जनता का राजनीतिक दलों से मोह भंग हो रहा है। दरअसल नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दल मसलन नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल और सीपीएन माओवादी लगातार सरकार बनाने के बावजूद भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कुशासन के आरोपों से घिरे हुए हैं। जनता को ज्यादातर राजनीतिक दलों से कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही, जो जनता में निराशा के भाव को बढ़ा रहा है। अब एक दूसरा बड़ा पहलू भी है कि जनता की आज भी राजशाही के प्रति निष्ठा बरकरार है। दरअसल नेपाल में 2008 में लोकतंत्र लागू होने के बाद भी कुछ खास वर्गों में राजशाही के प्रति समर्थन बना रहा। हाल के सालों में यह समर्थन धीरे धीरे मुखर होता जा रहा है और अब तो राजशाही को वापस लाने और फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ने लगी है। इधर आंदोलन के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि नेपाल 2008 तक एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब एक धर्मनिरपेक्ष देश बन चुका है। हाल के सर्वे में पाया गया कि लगभग 50% नेपाली फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्योंकि नेपाल में राजा को हिंदू धर्म का संरक्षक माना जाता था, इसलिए राजशाही समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। और एक बड़ी वजह राजशाही के प्रति जनता का जो गुस्सा था वो अब खत्म हो चुका है। नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र का शासनकाल जरूर अलोकप्रिय था और 2006 में बड़े पैमाने पर हुए जन आंदोलन ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन समय के साथ राजशाही की कमियों और गलतियों को जनता ने भुला दिया है और जनता अब लोकतांत्रिक सरकारों की असफलताओं को ज्यादा याद कर रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, नेपाल में नई जनरेशन या फिर युवाओं का रुझान बदल रहा है। दरअसल नेपाल के युवा पारंपरिक राजनीतिक दलों से निराश हो चुके हैं, लेकिन वे राजशाही की वापसी की मांग करने वालों के साथ भी पूरी तरह से नहीं खड़े हैं। वे नई राजनीतिक पार्टियों जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी और स्वतंत्र नेताओं जैसे बालेंद्र शाह की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। इधर जनता के सड़कों पर उतरने से राजनीतिक दलों की घबराहट भी अब देखी जाने लगी है। नेपाल की वर्तमान सरकार भी सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर सतर्क हो गई है। शीर्ष नेताओं ने राजा ज्ञानेंद्र को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वो सत्ता में लौटना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल राजनीतिक दल किसी भी सूरत में राजशाही की वापसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और इसे रोकने के लिए अगर उन्हें बल प्रयोग भी करना पड़े, यानी सेना को भी मैदान में उतारना पड़े, तो उतार रहे हैं। और दूसरी ओर इस जन आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और साजिश की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। नेपाल में यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहता है। हालांकि भारत ने ऐतिहासिक रूप से नेपाली राजाओं को हमेशा संदेह की नजर से देखा है, क्योंकि वे चीन के करीबी माने जाते थे। लेकिन भारत की ओर से नेपाल में चल रहे घटनाक्रम पर अपने विचार नहीं रखे हैं।
नेपाल में फेडरल सिस्टम सफल नहीं हो पाया, यह भी एक बड़ा कारण है। नेपाल ने 2015 के संविधान में फेडरल सिस्टम, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया था, लेकिन संघीय शासन कभी मजबूत ही नहीं हो पाया और जनता के हित में जो काम होने चाहिए थे वो जनता को महसूस ही नहीं हुए। इस वजह से भी जनता वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट है। अब एक बड़ा सवाल जो बार बार उठ रहा है कि क्या नेपाल में राजशाही लौट सकती है? तो अभी वर्तमान में नेपाल में जो हालात हैं उसे देखते हुए राजशाही की वापसी फिलहाल तो संभव नहीं लग रही। हालांकि जनता की नाराजगी अगर इसी तरह बनी रही और पारंपरिक राजनीतिक दल खुद में सुधार नहीं लाए तो ये आंदोलन आगे और जोर पकड़ सकता है। अब आपको बताते हैं नेपाल के पूर्व राजा के बारे में। जी हां, अब नेपाल के पूर्व राजा किंग ज्ञानेन्द्र शाह कहां हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी जान लीजिए, क्योंकि वापसी अगर होती है तो फिर सत्ता के केंद्र में, राजशाही के केंद्र में किंग ज्ञानेन्द्र शाह ही होंगे। दरअसल रविवार को काठमांडू में हजारों समर्थकों ने किंग ज्ञानेन्द्र शाह का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को फिर से राजधर्म बनाने की मांग की, यानी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही की वापसी के लिए बवाल जारी है। पश्चिमी नेपाल के दौरे से लौटे राजा ज्ञानेन्द्र का स्वागत करने के लिए उनके करीब 10,000 समर्थकों ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन गेट को जाम कर दिया। बताया गया कि भीड़ में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के सदस्य और कार्यकर्ता शामिल थे। कुछ के हाथ में तो सीएम योगी के पोस्टर भी दिखे, यानी देखिए आप, यूपी और या देश यानी भारत से भी एंगल जुड़ रहा है। 1990 के दशक में स्थापित आरपीपी अब राजशाही की बहाली की मांग का नेतृत्व कर रही है। वहीं पिछले चुनाव में एक सीट से संसद में अपनी जगह बनाने वाली आरपीपी के पास इस बार 275 में से 14 सीटें हैं। पार्टी को राजशाही समर्थक सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है। नेपाल में अगला चुनाव 2027 में होना है। और आइए अब समझते हैं कि नेपाल के मौजूदा राजनीतिक हालात कैसे हैं। दरअसल ज्ञानेन्द्र शाह को कैसे अपदस्थ किया गया और देश में हिंदू राजशाही की मांग क्यों उठ रही है, ये जानिए। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे राजा ज्ञानेन्द्र की कुर्सी गई थी। एक वो वक्त आया जब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को गद्दी से हटाया गया था। दरअसल 77 साल के ज्ञानेन्द्र 2001 में राजा बने थे। उससे पहले उनके बड़े भाई वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके परिवार की नृशंस हत्या कर दी गई थी। 2005 तक वे बिना किसी कार्यकारी या राजनीतिक शक्ति के देश के संवैधानिक प्रमुख बने रहे। इसके बाद उन्होंने ये कहकर पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली कि वे राजशाही विरोधी माओवादी विद्रोहियों को हराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं राजा ज्ञानेन्द्र ने सरकार और संसद को भंग कर दिया, नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया, देश में आपातकाल की घोषणा कर संचार व्यवस्था ठप्प कर दी। इसके बाद सेना के जरिए देश पर शासन करने लगे और इससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके चलते ज्ञानेन्द्र को 2006 में एक बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार ने माओवादियों के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक दशक से चले आ रहे गृह युद्ध का अंत हुआ, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। उधर 2008 में संसद ने नेपाल की 240 साल पुरानी हिंदू राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान किया। इसके बाद देश एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में तब्दील हो गया। इसके बाद ज्ञानेन्द्र को गद्दी छोड़नी पड़ी और तब से नेपाल में 13 सरकारें आ चुकी हैं और देश के बहुत से लोग गणतंत्र से निराश हो गए हैं। उनका कहना है कि ये राजनीतिक स्थिरता लाने में विफल रहा है और नेपाल की गिरती अर्थव्यवस्था और व्यापक भ्रष्टाचार के लिए सरकारों को दोषी ठहराते हैं। अब लोग राजशाही वापस क्यों चाहते हैं? दरअसल ज्ञानेन्द्र के स्वागत में हुई रैली में शामिल लोगों ने कहा कि वे देश को और बिगड़ने से रोकने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। 72 वर्षीय थिर बहादुर भंडारी ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हम यहां राजा को अपना पूरा समर्थन देने और उन्हें शाही सिंहासन पर वापस लाने के लिए पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल की राजनीति में राजशाही की ओर ये मोड़ भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ गहरे असंतोष और 2008 में एक जन आंदोलन के बाद राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिए जाने से पहले के अतीत में लौटने की लालसा का प्रतिनिधित्व करता है। अब एक और बड़ा सवाल है कि क्या ज्ञानेन्द्र शाह की वापसी होगी?
दरअसल गद्दी से हटाए जाने के बावजूद ज्ञानेंद्र शाह ने देश नहीं छोड़ा। 18 फरवरी को नेपाल के राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने नेपालियों से देश की रक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए एकजुट होने का आग्रह किया और देश से प्रगति के पथ की ओर बढ़ने की अपील की। द प्रिंट के हवाले से उन्होंने कहा कि राजनीति जो एक निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाती है, वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती है। पार्टियों और विपक्ष का अहंकार, व्यक्तिगत स्वार्थ और हठधर्मिता लोकतंत्र को गतिशील नहीं बना सकता। बहरहाल, नेपाल के लिए असली सवाल ये नहीं है कि राजा वापस आएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या नेपाल की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था जनता का विश्वास वापस जीत पाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।